Hello student, today started chapter number 2 part 7 from to territory. आज हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे। आज का जो डिस्कशन का जो हमारा पॉइंट है जिस पे हमको आज डिस्कस करना है वो है कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कि कंपनी का जो शासन है वो किस प्रकार से बढ़ा, किस प्रकार से फैला, किस प्रकार से एक्सपेंड हुआ कंपनी रूल। 1757 जो प्लासी का बैटल है और 1764 जो बक्सर का बैटल है, both battle is the turning point for company rule, for establishment ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यानी 1757 का जो युद्ध है प्लासी का और 1764 का जो युद्ध है बक्सर का, ये टर्निंग पॉइंट है जिसने कंपनी रूल को भारत में स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। कंपनी रूल मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखना 1857 जब रेवोल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी, यहाँ रिवोल्ट हुआ था 1857 की क्रांति, उससे पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल था। 1858 के बाद इंडिया में ब्रिटिश रूल स्थापित होता है, ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होता है। हम कंपनी रूल पढ़ रहे हैं, कंपनी रूल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी रूल किस प्रकार से भारत में, इंडिया में एस्टेब्लिश हुई। कंपनी रूल के बारे में जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमने पीडीएफ फाइल में डाला है, उसमें मेंशन किया है, जिसके आधार पे हम इस पॉइंट को, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल, कंपनी रूल का विस्तार किस प्रकार, कंपनी रूल का विस्तार कैसे हुआ, कंपनी कैसे विस्तार हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का किस प्रकार से एक्सपेंशन हुआ, किस प्रकार से एक्सपेंड हुई इंडियन टेरिटरी में। इन पॉइंट्स के आधार पे हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857 ब्रॉट फॉर्थ सम की एस्पेक्ट्स लाइक। देखिए क्या लिखा है, 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय जो राज्य थे, इंडियन जो स्टेट्स थे, उनकी एनेक्सेशन का मतलब है विलय, यानी आपस में मिलाना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मिलाना, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्थापित करना की प्रक्रिया में कुछ जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स थे, विचार थे, कुछ पहलू थे, वे सामने आए कि इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए, यानी उनका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विलय करने के लिए 1757 से 1857 तक कौन कौन सी कार्य किए गए, या कौन कौन से ऐसे जो स्टेप्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उठाए गए, क्या उसके की एस्पेक्ट्स थे, जिन स्टेप्स को उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडियन स्टेट्स को अनेक्स किया गया, यानी अपने में विलय किया गया, उनके ऊपर अपना राज्य स्थापित, अपना रूल स्थापित, एस्टेब्लिश किया गया। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एज अननोन टेरिटरी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी किसी भी अननोन टेरिटरी, यानी कोई भी ऐसी टेरिटरी जो अज्ञात है, जिसको जानते नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में अंग्रेजों के द्वारा किसी प्रकार की नॉलेज नहीं थी, उनके ऊपर कभी भी कोई मिलिट्री अटैक नहीं किया डायरेक्ट।
कि उसको अनेक्स करने के लिए अपने अंदर अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्थापित करने के लिए उन्होंने कोई मिलिट्री कैंपेन चलाया हो, मिलिट्री अटैक किया हो, सैन्य कार्रवाई की हो। ऐसा कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कार्य नहीं किया, जिससे लगता है कि उन्होंने अननोन टेरिटरी को फोर्सफुली अपने में अनेक्स किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक मेथड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंडियन स्टेट्स को अपने अंदर यानी अपने में अनेक्स करने के लिए, अपने अंदर उनको अपने अंदर मिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, यूज ऑफ पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक और डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक तरीकों का उपयोग किया। डिप्लोमेटिक चैनल से यानी आपस में बात करके, कॉन्सिलेशन करके, आपस में एक दूसरे से मिलकर कई मुद्दों पर डिस्कस करके इन्होंने इंडियन स्टेट्स को अपने अंदर मिलाया, अनेक्स किया। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल मेथड तो यूज किया ही था, इसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल्स के आधार पर भी इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन स्टेट्स को सब्जुकेट किया, अपने अधीन किया। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स पॉलिटिकल एजेंट टू सर्व कंपनीज इंटरेस्ट। देखिए क्या लिखा है, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब होती है, 1764। 1764 में बक्सर की बैटल होता है। इसके बाद क्या होता है, कंपनी ने भारतीय राज्यों में जो इंडियन स्टेट्स थे उसमें रेजिडेंट्स को, यानी वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, चाहे वो ब्रिटिश हो, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड हो, उनको और वहाँ के निवासियों को वहाँ नियुक्त करना शुरू कर दिया। वे क्या करते थे, वहाँ के जो रेजिडेंट लोग थे वे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में थे, जो कंपनी के हित में कार्य करते थे। कंपनी के हितों में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों के लिए, इंटरेस्ट के लिए कार्य करते थे, सेवा करते थे, कंपनी की सेवा करते थे। क्योंकि इसी के आधार पर किसी टेरिटरी में रिवोल्ट या विद्रोह को दबाया जा सकता है। अगर किसी रेजिडेंट को वहाँ नियुक्त कर दिया है पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, तो वो क्या करता है, वो कंपनी का वफादार होता था, ऑनेस्ट होता था, ईमानदार होता था, जिससे कंपनी को भी ऐसा लगता था कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से ट्रेड कर सकती हूँ, व्यापार कर सकती हूँ। इसलिए वो कंपनी के इंटरेस्ट में पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस। कंपनी ने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है सहायक संधि या सहायक गठबंधन का। सब्सिडरी अलायंस को सहायक अलायंस या सहायक गठबंधन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि राज्यों को एक ट्रीटी करनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। ऐसी स्थिति में जो इंडियन स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वे अपने पास सेना नहीं रख सकते थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही उनको प्रोटेक्ट करती थी, इंडियन स्टेट्स को। इसलिए इंडियन स्टेट्स के द्वारा एक सब्सिडरी अलायंस बनाया गया, एक गठबंधन बनाया गया। वो कंपनी के कहने पर बनाया गया, क्योंकि कंपनी ने उनको मजबूर किया, फोर्स किया कि आप ये गठबंधन बनाइए। तो सारा जो भी इकोनॉमिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर, वो सारा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब इंडियन स्टेट एक पपेट के रूप में हो गए, कठपुतली के रूप में हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सारा कुछ, अपनी सॉवरेंटी, अपनी संप्रभुता को ही ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया।
तो एक तरीके से उनकी इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, स्वतंत्रता ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि सेना जिसके पास होती है वह स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री होता है, पावरफुल स्टेट होता है, पावरफुल किंग होता है। अब सेना किसके पास हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑटोमेटिक क्या है? पावरफुल मानी जाएगी। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। इंडियन जितने भी रूलर्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स में थे, रियासतों में थे, उनको अलाउ नहीं था कि वे इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखे, स्वतंत्र सैन्य बल रखे। क्योंकि जब वे स्वतंत्र सैन्य बल यानी आर्म्ड फोर्स नहीं रखेंगे, सेना नहीं रखेंगे, तो ही ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर प्रेशर बना सकती है। इसलिए सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत जिन राज्यों ने इस ट्रीटी पर सिग्नेचर किए या ट्रीटी किए, उनको इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रखने का कोई अधिकार नहीं था। अब वे कंपनी रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे, कार्य करेंगे। They were to be protected by the company but pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain. देखिए क्या लिखा। They were to be protected by the company. ये किसके द्वारा संरक्षित माने जाएंगे? ये जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं जिन्होंने अलायंस बनाया है, ये सब प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, यानी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रोटेक्टेड होंगे। यानी अगर इन स्टेट्स पर किसी स्टेट का हमला होता है, किसी कोई राजा इन पर हमला करता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको प्रोटेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये अलायंस के मेंबर हैं। ऐसी स्थिति में इन इंडियन स्टेट्स को सब्सिडरी फोर्स रखने के लिए, उसका मेंबर बनने के लिए, इन सब्सिडरी फोर्सेज को यानी जो सहायक बल होते थे उनके मेंटेनेंस के लिए इनको पे करना पड़ता था इंडियन स्टेट्स को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देना पड़ता था। एक तरीके से रेंट हो गया, इनको रेंट के आधार पर, किराए के आधार पर ये सब्सिडरी फोर्स मिलती थी और इसके मेंटेनेंस के लिए इंडियन स्टेट्स को पे करना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला देखिए, इफ पेमेंट दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन, ओके, यानी कंपनी को इन सब्सिडी फोर्स को मेंटेन रखने के लिए पैसा लेती थी इंडियन स्टेट्स से। इफ पेमेंट वाज नॉट मेड, टेरिटरी वाज टेकन एज पेनल्टी। अगर कोई टेरिटोरी यानी कोई क्षेत्र यानी कोई राजा या कोई ऐसा इंडियन स्टेट पेमेंट नहीं करता था सब्सिडी फोर्सेज का, उसको मेंटेनेंस का पेमेंट नहीं करता था, तो उस क्षेत्र से पेनल्टी ली जाती थी और वो पेनल्टी बड़ी मात्रा में ली जाती थी। या अगर वो पेनल्टी भी नहीं चुकाता था वो टेरिटरी या वो क्षेत्र या वो राजा, तो उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया जाता था, उसको अनेक्स कर लिया जाता था। तो एक प्रोसेस थी अनेक्सेशन की। अगर कोई किंग पेमेंट नहीं करेगा तो उसका जो टेरिटरी है, उसका जो स्टेट है, उसको अनेक्स कर लिया जाएगा, उसको अपने अधीन कर लिया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से ये गेम प्लान था, वो इंडियन स्टेट्स को किस प्रकार से अपने में अनेक्स करे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के गाइडलाइन तैयार की, इस प्रकार की कंडीशंस बनाई जिससे कोई भी राजा इकोनॉमिकली वीक हो जाए और वह ईस्ट इंडिया कंपनी के को अपना सारा कुछ सुपुर्द कर दे, सौंप दे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल 1798 to 1805। देखिए, गवर्नर जनरल ये पोस्ट है भारत के, जो उस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बड़ा पद होता था, एज ए प्रेसिडेंट समझिए, राष्ट्रपति की तरह।
जैसे प्रेसिडेंट किसी स्टेट इंडियन कंट्री, कोई कंट्री जैसे इंडिया का एक कंट्री है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट का एक पद है, उसी प्रकार उस समय जो सिमिलर पद होता था ब्रिटिश काल में या ईस्ट इंडिया पीरियड में, उस समय गवर्नर जनरल का पद होता था, गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी। तो गवर्नर जनरल इज सिमिलर टू प्रेसिडेंट। 1798 में रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था। उस समय क्या होता है देखिए, 1798 से 1805 तक। The Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces। मैंने आपको क्या बताया इससे पहली लाइन में कि अगर सब्सिडरी फोर्सेज का अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी जो टेरिटरी है उसको अनेक्स कर लिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कहाँ, अवध में। अवध कहाँ है, यूपी में। देखिए अवध जो टेरिटरी है, वहाँ के नवाब ने क्या किया, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। अवध के नवाब ने 1801 में जो अवध था पूरा, उसका आधा क्षेत्र कंपनी को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया, एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, क्योंकि वह सहायक बल जो फोर्सेस थी उनका भुगतान नहीं कर पाया, यानी उनका पेमेंट नहीं कर पाया। इसलिए 1801 में उसने अपनी टेरिटरी का हाफ जो क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। उसी प्रकार देखिए हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटोरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। हैदराबाद के निजाम ने, अब यहाँ निजाम है, ध्यान रखें, हैदराबाद में निजाम, जैसे अवध में नवाब पोस्ट है तो हैदराबाद में कौन सी पोस्ट है, निजाम की। मुस्लिम जो शासक हैं वो हैदराबाद में निजाम कहलाएंगे और अवध में नवाब, लखनऊ में नवाब, बंगाल में नवाब, हैदराबाद में निजाम है। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड। देखिए इन्हीं ग्राउंड्स पर पेमेंट नहीं करने के कारण हैदराबाद ने भी अपनी जो टेरिटरी है, अपना जो क्षेत्र है, वो किसको सौंप दिया, अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया। सीड यानी सुपुर्द कर दिया, यानी हैंड ओवर कर दिया। क्यों, क्योंकि हैदराबाद जो टेरिटरी है वह भी जो सब्सिडरी फोर्सेज है, जो अलायंस है, सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत सब्सिडरी फोर्स बनाई गई थी, सहायक सेना बनाई गई थी, जो ये काम करती थी कि अगर कोई टेरिटरी पे कोई रूलर अटैक कर रहा है तो उसको वो हेल्प करती थी। इसके एवज में उनको उस स्टेट को क्या करना पड़ता था, पेमेंट करना पड़ता था मेंटेनेंस के लिए, उस सब्सिडरी फोर्स के रखरखाव, उसके पेमेंट देने के लिए पेमेंट करना पड़ता था। क्योंकि अंग्रेज अधिकारी सब्सिडरी फोर्स के जवानों को क्या करते थे, पेमेंट देते थे, उनका खर्चा वहन करते थे। तो वो खर्चा वो किससे लेते थे, उन्हीं इंडियन स्टेट से लेते थे जिनकी हेल्प के लिए वो सेना जाती थी। तो हैदराबाद ने भी अपने आप को किसको हैंडओवर कर दिया, सीड कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल है कि कंपनी रूल बंगाल से बढ़ता बढ़ता यूपी अवध होता हुआ कहाँ चला गया, हैदराबाद आंध्र प्रदेश चला गया। यानी कंपनी रूल ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के संधियां, ट्रीटीज बनाई, इस प्रकार के कंडीशंस अप्लाई की इंडियन स्टेट्स पर कि वो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाए, और उससे क्या हुआ, कंपनी रूल का एक्सपेंशन हुआ, कंपनी रूल एक्सपेंड हुआ। तो आज का वीडियो हमारा एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कंपनी रूल एक्सपेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।